हेलो। द्वितीय वर्ष मैकेनिकल यांत्रिकी के छात्रों का स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में आज हम जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील्स। स्टील्स को आप इस्पात के नाम से भी जानते हैं। जो हिंदी मीडियम से होंगे वो इस्पात ही से ही इसको परिचित होंगे। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे स्टील होता है क्या है और आयरन क्या होता है। आयरन एक धातु है, मेटल है जो प्योर होता है, और स्टील एक अलॉय है, मिश्र धातु है। और मिश्र धातु के बारे में आपने पढ़ा होगा या जाना भी होगा। मिश्र धातु क्या होता है? मिश्र धातु किसी धातु और धातु अथवा धातु और अधातु का मिश्रण होता है। ठीक। मिश्रण भी दो तरीके होते हैं, एक मैकेनिकल मिक्सचर होता है, एक होता है सॉलिड सॉल्यूशन। मैकेनिकल मिक्सचर के अंदर बेस मेटल और एलोइंग एलिमेंट, बेस मेटल यहाँ पे स्टील के अंदर आयरन होगा, एलोइंग एलिमेंट यहाँ पे कार्बन होगा। ठीक। यदि उन दोनों को मिक्स किया जाता है और दोनों फिजिकली अलग, सॉलिडिफिकेशन के बाद में फिजिकली अलग अलग दिखाई देता है। जैसे कि आपको उदाहरण दूँ, साधारण सा, आपके शुगर क्रिस्टल्स होते हैं, चाय की पत्ती होती है, दोनों को हम किसी डब्बे में रख के मिला लें और बाद में देखें तो हम उसको फिजिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कहाँ पे चीनी का क्रिस्टल है और कहाँ पे चाय की पत्ती का पीस। ये हुआ मैकेनिकल मिक्सचर। यदि हम पानी अथवा दूध के अंदर शुगर को हम ऐड कर देते हैं, मिश्री को ऐड कर देते हैं और उसको प्रॉपर हिला देते हैं और उसके बाद हम छोड़ देते हैं, तो यहाँ होगा लिक्विड सॉल्यूशन। क्योंकि आप चीनी को दूध या पानी से अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि वो उसके अंदर केमिकली एंड फिजिकली हर तरीके से वो मिक्स हो गया है। क्योंकि यहाँ पे बेस लिक्विड जो होगा वो आपका पानी या दूध होगा और अलोइंग एलिमेंट जो होगा वो आपका शुगर होगा, और दोनों मिक्स होने के बाद में फिजिकली और केमिकली दोनों एक दूसरे के मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद आइडेंटिफाई आप नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, पहचान नहीं सकते कि चीनी का है, पानी का है या दूध का है। ठीक। इसी तरीके से स्टील के अंदर कार्बन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होमोजीनियस होता है, यानी कि यूँ कह सकते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन वो है जिसके अंदर बेस मेटल में अलोइंग एलिमेंट जो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है, और इन दोनों का जो मिश्रण होगा, मिक्सचर जो होगा, उसको हम फिजिकली उसको अलग करके नहीं देख सकते, यानी कि एक रूप में आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो एलॉय है। और एलॉय को हम आमतौर पे कह सकते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन होता है। ठीक। क्योंकि वो सॉलिड स्टेट में अवेलेबल होता है। क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं प्लेन कार्बन स्टील की, तो प्लेन कार्बन स्टील जो है उसमें केवल आयरन और प्लस कार्बन दो चीज़ें ही होंगी, और नेचर के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो मौजूद रहती हैं। जैसे मैग्नीज है, सिलिका है, कॉपर है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं लेकिन जीरो नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक। लेकिन हमारे ये अधिकार से बाहर की बात है कि हम इसको जीरो नहीं कर सकते, और ये अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं जिसको आप रिमूव नहीं कर सकते लेकिन मौजूद रहते हैं। और अब बात आती है कि एलॉय स्टील क्या होता है। एलॉय स्टील प्लेन कार्बन स्टील के अंदर अलोइंग एलिमेंट्स को जब ऐड करते हैं, अब उसमें निकल हो सकता है, मैग्नीशियम हो सकता है, मैग्नीज हो सकता है, कोबाल्ट है, निकल है, प्लेटिनम है, टंगस्टन है, इस तरह के जो अलोइंग एलिमेंट्स हैं करीब 15 से 20 होते हैं, उनको हम यदि ऐड करते हैं तो कहने का मतलब ये कि आयरन के साथ में प्लस कार्बन प्लस अनदर अलोइंग एलिमेंट्स, जो ये 15-20 है, इनमें से कोई एक अलोइंग एलिमेंट ऐड कर देता है तो वो आपका एलॉय स्टील कहलाएगा। जैसा आपका एसएस स्टेनलेस स्टील है वो भी आपका एलॉय स्टील होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पे क्लासिफिकेशन कार्बन स्टील को हम देखते हैं। क्योंकि आम तौर पे कई बार आपसे पूछा जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है आयरन का,
तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट यानी कि शुद्ध अवस्था में यदि आयरन 100% आयरन हो, कोई कार्बन परसेंटेज या मैग्नीज या कॉपर या सिलिकॉन इस तरह के कोई भी अलग एलिमेंट्स में ऐड नहीं है और प्योर कंडीशन, तो उसका आएगा 1539 डिग्री सेंटीग्रेड, 1539। तो राउंड फिगर आपको याद रखना चाहें तो आप 1540 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं। कई बार आपके दिमाग में ये भी आता होगा कि बॉइलिंग पॉइंट, तो आम तौर पे एक जनरल लैंग्वेज में आपको कह सकता हूँ कि किसी भी मेटल का बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। आपको जब भी कोई मेटल के लिए बॉइलिंग पॉइंट या अलॉय के लिए बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो आपको तुरंत समझ आना चाहिए कि उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट ही होता है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लेन कार्बन स्टील। अब प्लेन कार्बन स्टील का जो क्लासिफिकेशन है उसको हम किस तरीके से करेंगे, मैं आपको सीधे सीधे मैं 3 कैटेगरी ही बताऊंगा। कार्बन का परसेंटेज यदि आयरन के अंदर 0 से 0.3 कार्बन अवेलेबल है तो हम उसको कहेंगे लो प्लेन कार्बन स्टील, और यदि 0.3 से 0.6% कार्बन है मौजूद है आयरन के अंदर तो हम उसको कहेंगे मीडियम प्लेन कार्बन स्टील, मॉडरेट कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील। ठीक है, ये तीनों एक ही हैं, मीडियम प्लेन कार्बन स्टील, मॉडरेट कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील। और जो फर्स्ट ईयर पास करके सेकेंड ईयर में आए हैं उन्होंने फिटिंग में जॉब बनाया होगा, सीट मेटल में जॉब बनाया होगा, आर्क वेल्डिंग शॉप में जॉब बनाया होगा, वहाँ पे जो आपको पीस दिए गए होंगे वो सभी माइल्ड स्टील के थे। ठीक है, इसके बाद आता है 0.6% से 2% यदि कार्बन वेरी करता है या इसका परसेंटेज 0.6 से 2% मौजूद है आयरन में तो वो कहलाएगा आपका हाई प्लेन कार्बन स्टील। ठीक है, और जिसके आम तौर पे कटिंग टूल्स जो होते हैं मशीनिंग में जो काम आते हैं वो बनाए जाते हैं। ठीक, और 2% से ज़्यादा यदि कार्बन मौजूद है तो वो स्टील नहीं होकर के वो कहलाएगा आपका कास्ट आयरन। यहाँ पे आपको एक चीज़ और दिखाई दे रही होगी, यहाँ पे आपको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में 0%, फिर 0.3%, फिर 0.6%, फिर 0.8%, फिर 1% और फिर 2%। ठीक है, ये स्टील के एक स्पेसिफिकेशन। अब 0.0 से 0.3% मैंने आपको बताया लो कार्बन स्टील, 0.3 से 0.6 मैंने बताया आपको मीडियम कार्बन स्टील, और 0.6 से 2% मैंने बताया आपको हाई कार्बन स्टील। इसमें अब थोड़ा सा और हम एक चीज़ कहते हैं यूटेक्टोइड स्टील क्या होता है। यदि कार्बन परसेंटेज 0.8 एग्जैक्ट 0.8 या बिंदु 8% मौजूद है तो हम उसको कहेंगे यूटेक्टोइड स्टील, और 0.8 से कम है, 0 से 0.8 के बीच में है तो हम कहेंगे हाइपो यूटेक्टोइड स्टील, और 0.8 से 2% है यानी 0.8 से ज़्यादा है, 0.8 से ज़्यादा है और 2% तक है तो हम कहेंगे हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। ठीक है, तो एक सेकंड टाइप का क्लासिफिकेशन हो गया हाइपो यूटेक्टोइड स्टील और हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। ठीक है, तो 2 तरह की क्लासिफिकेशन हो गई कार्बन बेस पे, एक 0 से 0.3%, दूसरा 0.3 से 0.6% और तीसरा 0.6 से 2%। और एक दूसरे टाइप का जो हो गया वो हुआ 0 से 0.8% है, 0.8 से कम तो हाइपो यूटेक्टोइड, एग्जैक्ट 0.8% है तो यूटेक्टोइड स्टील, और 0.8% से ज़्यादा और 2% तक है रेंज तो वो आपका कहलाएगा हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको ये 0.8% पे आपको दिख रहा होगा यूटेक्टोइड पॉइंट। ठीक है,
यूटेक्टोइड पॉइंट के अंदर आपको 0.8% कार्बन नज़र आ रहा होगा और 723 यानी 700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की एक लाइन नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये नीचे की जो लाइन है ये आपकी परसेंटेज कार्बन को इंडिकेट कर रही है और ये जो वर्टिकल लाइन है ये एक टेम्परेचर लाइन को इंडिकेट कर रही है। और यहाँ पे आपको एक, ठीक है, तो दो तरीके की हो गई, टेम्परेचर लाइन और कार्बन परसेंटेज लाइन। ठीक, यहाँ पे ये जो है सेक्शन, ये वाला जो एरो दिख रहा है आपको, ये है आपका सिग्मा फेराइट, ये है आपका पियरलाइट सेक्शन। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पियरलाइट और यहाँ दिख रहा होगा आपको लेबोराइट। ठीक, लेबोराइट और पियरलाइट ये दोनों एक लेयर के फॉर्म में होते हैं। जैसा आप सैंडविच बनाते हैं ब्रेड से, ब्रेड में आप किसी चीज़ का एक पेस्ट लगाएंगे, सॉस होगा या दूसरा कुछ हो, फिर ब्रेड रखेंगे फिर सॉस लगाएंगे। ठीक, तो पियरलाइट जो है फेराइट और ऑस्टेनाइट का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि एक लेयर ऑस्टेनाइट की एक फेराइट की, उसको हम कहेंगे पियरलाइट। एक होता है लेबोराइट, ये जो यहाँ दिख रहा होगा आपको, इसमें ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट का लेयर होगा, ऑल्टरनेट लेयर्स होंगी। पियर लाइट का मतलब होता है, पियर से मतलब मोती समझते हैं, मोती की चमक बहुत तेज होती है। ठीक है, चमकदार सफ़ेद रंग का होता है। तो पियर लाइट को हम यदि आप देखें फिजिकली जूम करके मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप से, तो हमको चमकता हुआ नज़र आएगा, तो वो पियर लाइट होता है। ठीक है, तो और 0.8% 723 ये जो है पॉइंट आपका कहलाएगा यूटेक्टोइड, और आपका 4.3 यू कहलाएगा आपका यूटेक्टिक। ठीक, तो कहना था यूटेक्टोइड पे आपका 100% जो वॉल्यूम होगा स्टील का वो कंप्लीट पियर लाइट होगा, और 4.3% कार्बन पे जो कास्ट आयरन होगा, यहाँ पे जो कंप्लीट वॉल्यूम हो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका लेबोराइट में। ठीक, और लेबोराइट किसका, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट का कॉम्बिनेशन है, और पियरलाइट जो है वो फेराइट प्लस ऑस्टेनाइट का। ठीक, फेराइट डक्टाइल होता है, सॉफ्ट होता है, ऑस्टेनाइट उससे थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड होगा। ठीक, सीमेंटाइट ज़्यादा, यदि स्टील के वॉल्यूम में सीमेंटाइट का परसेंटेज यदि बढ़ जाता है तो वो ब्रिटल स्टील होगा। ऑस्टेनाइट का होगा तो मॉडरेट स्टील टाइप का होगा, जिसको हम मशीनिंग कर सकते हैं या मैकेनिकल ऑपरेशंस पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, और फेराइट होगा तो डक्टाइल होगा, मेलिएबल होगा, जिसके हम वायर ड्रॉ कर सकते हैं या उसकी हम एक सीट के फॉर्म में उसको ड्रॉ कर सकते हैं। जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, हीट ट्रीटमेंट करते हैं, तो हीट ट्रीटमेंट पे डिपेंड करता है कि हम मास को सीमेंटाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं या फेराइट। फेराइट का परसेंटेज ज़्यादा होगा तो डक्टाइल मेलेबल होगा, सीमेंटाइट का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा तो वो आपका ब्रिटल हो जाएगा। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अभी जो माइनर एलिमेंट्स जो अवेलेबल होते हैं स्टील में मौजूद रहते हैं, जिनको हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, वो मैग्नीज है, सिलिका है, सल्फर है, फॉस्फोरस है। क्योंकि जो माइनिंग करके हम और एक्सट्रैक्ट करते हैं, और से हम रो आयरन कह सकते हैं, रॉट आयरन या पिग आयरन कह सकते हैं, जो हम प्रोसेस करके निकालते हैं, उसमें ये चीज़ें मौजूद होती हैं। और एनवायरनमेंट में आपको पता ही है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हमेशा मौजूद होती हैं। तो कहने का मतलब है कि कॉपर में स्टील के अंदर नेचुरली मैग्नीज मौजूद होगा, सिलिका मौजूद होगी, सल्फ़र मौजूद होगी, फॉस्फोरस मौजूद होगी, नाइट्रोजन मौजूद होगी और ऑक्सीजन मौजूद। लेकिन हम इसका लेवल जो है मिनिमाइज कर सकते हैं, लेकिन रिड्यूस करके जीरो हम नहीं कर सकते। ठीक, ये स्टील में मौजूद रहेंगी और इनसे प्रॉपर डिटोरेट ही होती है, इम्प्रूव नहीं होती। अब रॉट आयरन और कास्ट स्टील दोनों में क्या अंतर है, रॉट स्टील और कास्ट आयरन।
Based on method of fabrication, steel can be of two types, namely wrought and cast steel. Wrought steel are saved by plastic deformation, mechanical working. ठीक है, हैमरिंग करके या हाइड्रोलिक प्रेस में या न्यूमेटिक प्रेस में इसको प्रेस करके जो हम स्टील प्रिपेयर करेंगे वो आपका रॉट स्टील कहलाएगा। ठीक, जिसको हम मैकेनिकली फोर्स अप्लाई करके जिसको डिफॉर्म करके हमारे रिक्वायर्ड शेप के अंदर उसको हम डाल सकें या उसमें ला सकें, वो आपका कहलाएगा रॉट स्टील। ठीक, तो फोर्जिंग जो होता है, फोर्जिंग के थ्रू जो हम स्टील प्रिपेयर करेंगे वो हमारा रॉट स्टील कहलाएगा। और स्टील शेड बाय कास्टिंग मेथड आर नॉन एज कास्ट स्टील। और फाउंड्री में हम केवल कास्ट करके जो स्टील प्रिपेयर करेंगे वो हमारा कहलाएगा कास्ट स्टील। तो कास्ट स्टील मोस्टली ब्रिटल होता है और फोर्ज स्टील जो रॉट स्टील जो होता है ये हमारा मेलेबल होता है, डक्टाइल होता है। ठीक, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और कास्ट स्टील जो होता है उसकी स्ट्रेंथ कम होती है, क्योंकि वो ब्रिटल होता है तो उसकी स्ट्रेंथ वीक होती है। इसलिए हम आमतौर पे जहाँ पे स्ट्रेंथ की बात करें, जैसे एक्सेल शाफ्ट वगैरह जो हम प्रिपेयर करते हैं, आपने व्हीकल्स के एक्सेल्स वगैरह देखे होंगे, शाफ्ट देखे होंगे, वो कास्ट स्टील नहीं होता, वो रॉट स्टील होता है, क्योंकि रॉट स्टील की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। इफेक्ट ऑफ कार्बन ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील। एज स्टेटेड अर्लियर, कार्बन इज ए मेन एलिमेंट विच गवर्न द प्रॉपर्टी, स्पेशली मैकेनिकल वन ऑफ कार्बन स्टील। मैंने आपको अभी बताया था, साधारण स्टील जो होता है, कार्बन स्टील जो होता है, उसमें केवल और केवल अलोइंग एलिमेंट कार्बन ही होता है और बेस मेटल आपका आयरन होता है। तो मैंने आपको बोला कि कार्बन परसेंटेज यदि आप इंक्रीज करेंगे तो उसकी हार्डनेस इंक्रीज होगी लीनियरली विद इंक्रीज इन कार्बन एलिमेंट। ठीक है, हार्डनेस इंक्रीज लीनियरली विद इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट। इस तरीके से आप उसको लीनियर कह सकते हैं। ठीक, और टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज लीनियरली विद कार्बन अप टू यूटेक्टोइड पॉइंट। यूटेक्टोइड पॉइंट अपना यहाँ पे होगा 0.8% कार्बन, और बियॉन्ड विद टेंसाइल स्ट्रेंथ इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पज। उसको हम लगभग यूँ करें तो ये यूँ जा कर के यूँ हो जाएगा। ठीक है, तो 0.8% तक उसके अंदर हार्डनेस जो है वो इंक्रीज होगा और उसके बाद में ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा 8%, 0.8% तक। उसके बाद वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। डक्टिलिटी इज अ मेजर बाय परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन, डिक्रीज रैपिडली विद इंक्रीज। डक्टिलिटी, हार्डनेस और डक्टिलिटी ऐसे हैं, कार्बन परसेंटेज बढ़ेगा तो हार्डनेस बढ़ेगी, डक्टिलिटी रिड्यूस होगी। कार्बन परसेंटेज डिक्रीज होगा, कम होगा तो हार्डनेस कम होगी, डक्टिलिटी बढ़ जाएगी। हार्डनेस बढ़ेगी तो ब्रिटलनेस भी बढ़ेगी। और मैंने आपको बोला 0.8 के बाद में सीमेंटाइट का परसेंटेज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, उसके कारण से उसमें हार्डनेस बढ़ती है, ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी भी उसमें ऑलमोस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे जैसे 0.2% तक पहुँचेंगे वहाँ तक आता है सीमेंटाइट का परसेंट बढ़ जाएगा और वो स्टील आपका ब्रिटल हो जाएगा। और 0.8 से कम है, यदि यूटेक्टोइड स्टील से कम है तो आपका कहना 0.8 के आसपास, 0.6 0.8 के आसपास आपका जो स्टील होता है उसमें एक ऑलमोस्ट एवरेज प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपके प्रीफर करते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।